हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। आज हम यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, जो कि एमजीआईएस की लगा रहे हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की। आज का जो हमारा टेस्ट नंबर है चौथा होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम किस टेस्ट की बात करेंगे, तो सीधी सी बात किया है तो आज हम यहाँ पर जो है पॉलिटी के सेगमेंट की बात करने वाले हैं। पॉलिटी के टेस्ट की जो है आज हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसके पहले आप सभी को पता है कि मल्टीपल्स टेस्ट सीरीज हम लगा चुके हैं। मल्टीपल्स किताबों की वीडियो बन रही है, सिलेक्शन तक, एमपीजी के, परीक्षा नाम, यूनिट 10, वो सब आप जाके देख लीजिएगा। तो आज हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का क्या कहता है। आज के हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन जो है कब संपन्न हुआ था। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का पहले अधिवेशन की बात की जा रही है, कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन रहेगा 17 दिसंबर 1956 को। 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पहला आपका जो है सत्र का आयोजन जो है किया गया था। मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन कब हुआ था, अगर ये कभी आ जाता तो क्या कहते, अगर गठन कभी आ जाता तो आप क्या कहते, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन हुआ था और पहला अधिवेशन आपका 17 दिसंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया की वास्तुकारिता कौन सी है। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। इनकी वास्तुकारिता की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में कौन सी है, तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर कौन सी रहेगी, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, है ना। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन की अगर बात करी जाए तो ये आपके भोपाल में है, और भोपाल की भी बात किया तो अइरा हिल्स में है। 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा जो है इसका आपका उद्घाटन किया गया था। एक चीज और भी याद रखना है, इंदिरा गांधी विधानसभा का पुराना नाम मिंटो हॉल है। क्या नाम है, मिंटो हॉल है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है भारत भवन। तो भारत भवन की के वास्तुकार जो है चार्ल्स कोरिया ही है। भारत भवन की बात की जाए कहां पर है, तो ये भी आपका भोपाल में ही है। इसकी स्थापना की बात की तो 13 फरवरी 1982 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है पर्यावास भवन। पर्यावास भवन का जो आपका मुख्यालय है राज्य मानवाधिकार आयोग में स्थित है। ठीक है, तो आपके तीनों ही वास्तुकार जो है चार्ल्स कोरिया है। आपके ए ऑप्शन रहेगा, 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा के वह उपाध्यक्ष जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो अध्यक्ष की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, आपका रहेगा हजारीलाल रघुवंशी। हजारीलाल रघुवंशी का जो कार्यकाल है 2003 से लेकर 2008 के ये विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में रहे हैं। ध्यान रखना है, सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष रहने वाले की बात किया तो विष्णु विनायक सरवटे हैं। सबसे कम समय तक विष्णु विनायक सरवटे, ध्यान रखना है। और हजारीलाल रघुवंशी की बात किया तो सबसे अधिक लंबे कार्यकाल के लिए ये जो है रहे हैं। मध्य प्रदेश के विभाजन के ठीक पहले मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी थी। तो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ नहीं था, उसके ठीक पहले की बात किया कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी थी, आपको ध्यान रखना होगा 40 लोकसभा सीट की संख्या थी, 40 थी। अब देखो, लोकसभा में अगर बात की जाए तो उस समय विभाजन से पहले की बात किया तो 40 सीटें थी, लेकिन विभाजन के बाद कितनी हो गई, तो विभाजन के बाद 29 सीटें बची हैं। राज्यसभा में विभाजन के पहले की बात किया तो 16 सीटें थी, और विभाजन के बाद जो है राज्यसभा में 11 सीटें बची। तो ये प्रेजेंट टाइम में है, ये आपकी मतलब की पोस्ट में थी, जब विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले थी। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है। तो अभी अध्यक्ष की बात की है कि अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है, तो श्री तेजलाल टैभरे का रहा है। तेजलाल टैभरे जो है इनका कार्यकाल बहुत ही सीमित समय के लिए रहा हुआ है। आई थिंक इनका लगभग 23/3/1972 से यह जो है 10/8/1972 तक ये जो है इनका जो है कार्यकाल देखने को मिलता है। वहीं सबसे लंबे समय के विधानसभा के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो कुंजीलाल दुबे का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 10 साल 6 महीने। 10 साल 6 महीने का सबसे लंबा अध्यक्ष के रूप में पंडित कुंजीलाल दुबे का कार्यकाल रहा है। सबसे कम जो कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में तेजलाल टैभरे का रहा है। अभी हमने ऊपर बताया था आपको उपाध्यक्ष का, जिनका सबसे लंबा हजारीलाल रघुवंशी का और सबसे कम विष्णु विनायक सरवटे का रहा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप के बारे में क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जो है टेस्ट सीरीज को फुल टेस्ट सीरीज देख सकते हो। जो 100 क्वेश्चन होते हैं टेस्ट सीरीज में, पूरा टेस्ट सीरीज की वीडियो एक बार में देख पाओगे। साथ में मल्टीपल्स एग्जाम
कोचिंग की पीडीएफ जो होती हैं, जैसे MGIS की है, आकार की है, दृष्टि की है, इस टाइप में मल्टीपल्स कोचिंगों की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन जो है पीडीएफ डाउनलोड जो है कर सकते हो। तो यूपीएससी नट अभी आपको डाउनलोड जो है कर लेना है, जिससे कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी टेस्ट को दे सकते हो, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश में वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल का पदभार भी संभाला है। तो एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिन्होंने राज्यपाल के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्यभार जो है संभाला हुआ था, आप कहेंगे कौन से हैं? तो यहाँ पर आपके जस्टिस PV दीक्षित, जस्टिस GP सिन्हा और DND ओझा। तो भाई ऐसे तीनों ही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है आपका राज्यपाल के रूप में कार्यभार को संभाला था। तो तीनों ही व्यक्तियों ने संभाला हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो अब ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो संविधान सभा के सदस्य जो है नहीं रहे। तो KC रेड्डी रहे हैं, सत्यनारायण सिन्हा भी रहे हैं और CM पुनाचा भी रहे। लेकिन बात किया तो NN वाचू ये आपके संविधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं रही है। तो मध्य प्रदेश में कुल 5 राज्यपाल जो हुए हैं वो संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्यरत थे। एक तो आपका रहेंगे पट्टाभी सीतारमैया, दूसरा HB पाटस्कर, तीसरा आपके KC रेड्डी, चौथे आपकी CM पुनाचा और आपकी बात किया तो 5वें नंबर के सत्यनारायण सिन्हा। तो बाचू जी जो है इसमें संबंधित नहीं रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री इसमें से कौन से नहीं रहे? तो सुभाष जाटव जी रहे हैं, जगदीश देवड़ा रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला। श्यामचरण शुक्ला की बात किया है तो ये आपके डिप्टी CM मध्य प्रदेश के जो है नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम क्या था? तो मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराने नाम की बात की जा रही है। अभी हमने आपको बताया भी था, मिंटो हॉल था। क्या था? मिंटो हॉल था, जिसका निर्माण उस समय तत्कालीन 1999 में वायसराय लॉर्ड मिंटो की स्मृति में करवाया गया था। और कहां पर है? ये भोपाल में स्थित है। एक चीज और भी याद रखना है, भोपाल में तो है ही है, भोपाल की बेगम सुल्तान जहां द्वारा सबसे लंबे समय तक यहीं से मध्य प्रदेश विधानसभा का संचालन किया गया है और इसे ओल्ड विधानसभा के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है, ओल्ड विधानसभा। हालांकि ओल्ड विधानसभा कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, लेकिन कहा जाता है ओल्ड विधानसभा। और मिंटो हॉल इसका जो है पुराना नाम है मध्य प्रदेश विधानसभा का। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? तो मध्य प्रदेश में एक ऐसे CM रहे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी। आपका ऑप्शन रहेगा पंडित रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला की बात किया तो मध्य प्रदेश के पहले आपके CM रहे हैं, फर्स्ट जो है आपके CM के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त है। इनका कार्यकाल की बात किया तो 1 नवंबर 1956 से लेकर 31 दिसंबर 1956 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। इस पर पद पर नहीं रहते हुए 31 दिसंबर 1956 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश सचिवालय का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश सचिवालय के नाम की बात की जा रही है, क्या नाम है? वल्लभ भवन नाम है, ध्यान रखिएगा, वल्लभ भवन है। और ये कहां पर है? तो अब ऑप्शन में आ जाए तो आप कह दोगे भोपाल में स्थित है और इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो है रखा गया है। काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो काशी प्रसाद पांडे समिति के गठन की बात की जा रही है, किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा 1957 में किया गया था। काशी प्रसाद पांडे जो समिति थी इसमें 15 सदस्य थे, 15 सदस्य ये आपकी जो है समिति थी। और दूसरी बात इसमें 1957 में इसका गठन किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? तो जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। जो मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है मध्य प्रदेश के? तो आप कहेंगे सत्येंद्र कुमार सिन्हा है। सत्येंद्र कुमार सिंह जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो नरेश गुप्ता का इन्होंने जो है स्थान लिया हुआ है। पहले लोकायुक्त कौन थे अगर आ जाए तो PV दीक्षित थे। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब बना था? तो आपके 1981 में बना था। तो वर्तमान में कौन है? सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग के मुख्यालय की बात की जा रही है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, भोपाल में है ना। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों और नगरीय निकायों के बीच राजस्व के बंटवारे को लेकर जो है अनुशंसाएं यह करता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन आपका आर्टिकल की बात किया तो 243I और 243 से 22 तक जो है आपका की देखने को मिलता है और यहाँ पर भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थापित है।
मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो मध्य प्रदेश में महाधिवक्ता का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है। राज्य की मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 165 के तहत इसका प्रावधान है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है यह कार्य करता है। ठीक है, वर्तमान में कौन है महाधिवक्ता? तो प्रशांत सिंह है। कभी आ जाए तो वर्तमान में बता देना, प्रशांत सिंह है। और पहले बात की जाए फर्स्ट कौन थे आपके, तो एम अधिकारी, श्री एम अधिकारी नाम है ना। श्री एम अधिकारी जो है प्रथम महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के वह मुख्य न्यायाधीश जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर रहने वाले हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये ऑप्शन सही है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में कम से कम ये याद रखो। इनकी एक आत्मकथा है माई ऑन बॉसवेल। माई ऑन बॉसवेल इनकी एक आत्मकथा है, मतलब कि एक स्टोरी है, इनके ऊपर बुक लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में सबसे कम कार्यकाल के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे? सबसे कम कार्यकाल के लिए न्यायाधीश की बात की जा रही है जीसी सोहिनी। जीसी सोहिनी की बात की जाए तो 21 अक्टूबर 1989 को इन्होंने कार्यभार संभाला और 23 अक्टूबर 1989 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया 2 दिन में ही, है ना। तो जीसी सोहानी जो है सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे। सबसे लंबे समय के लिए बात किया तो पीवी दीक्षित, यहां पर लिख देता हूं पीवी दीक्षित जो है सबसे लंबे समय के लिए आपके मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हुआ है। तो कौन सा अनुच्छेद उन राज्यों में विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान करता है जहां पहले कोई विधानमंडल नहीं था? तो आर्टिकल कौन सा करता है? आर्टिकल 169 प्रावधान करता है जहां पहले विधानमंडल नहीं था। ये आपका विधानमंडल को गठन एवं समाप्ति के लिए दोनों ही बारे में बात करता है आर्टिकल 169। अनुच्छेद 191 क्लोज 2 दल बदल के आधार पर राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। इससे संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो सीधी सी बात, अगर एक पॉइंट में याद करो, इन सब भूल जाओ 191 क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आप तो ये याद करो कि दल बदल अधिनियम को किस आपके अमेंडमेंट के तहत जो है लाया गया था। तो आपका क्या रहेगा? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा आपके दल बदल के प्रावधानों को 10वीं अनुसूची, कौन सी है? 10वीं अनुसूची जो है आपकी जोड़ी गई थी, ये भी ध्यान रखो, है ना। इसके तहत क्या होता है कि स्वेच्छा से अपनी पार्टी का सदस्यता को त्याग देते हैं, बिना अनुमति के पार्टी के निर्देश के खिलाफ अगर मतदान करते हैं तब क्या होता है, उस पर दल बदल की कार्रवाई चालू कर दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक दल बदलाव को रोकना, विधायिकाओं में स्थिरता को लाना, यह सबसे बड़ा इसका उद्देश्य है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आर्टिकल 200 के अंतर्गत जब राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक देता है और उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, तो कौन सा विधेयक इस प्रकार को सुरक्षित माना जाना चाहिए? तो कौन सा विधेयक है? उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयक को सुरक्षित माना जाता है। धन विधेयक को नहीं माना जाता, विनियोग विधेयक को नहीं माना जाता और वेतन में परिवर्तन करने वाले विधेयक को नहीं माना जाता है। लेकिन आर्टिकल 200 के तहत अगर राज्यपाल किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक देता है तब भी विधेयक सुरक्षित माना जाएगा। तो हाईकोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयक आपके सुरक्षित माने जाते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं होती है। कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल है जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण से संबंधित किसी भी मामले पर विधानमंडल में चर्चा को स्पष्ट रूप से रोकता है? तो आपका आर्टिकल 211 है। कौन सा है? आर्टिकल 211 के बारे में यहाँ पर जो है बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 212 विधानमंडल की कार्रवाई की वैधता को किन आधारों पर न्यायालय में चुनौती दिए जाने से बचाता है? आर्टिकल 212 कहता है कि कार्रवाई की वैधता को किन आधारों पर न्यायालय में दिए जाने से बचाता है? आप कहेंगे प्रक्रिया की अनियमितता होने पर जो है आपको चुनौती न्यायालय में नहीं दिया जा सकती है। इस कार्रवाई की जांच न किए जाने के लिए प्रावधान करता है आर्टिकल 212। विधानमंडल की कार्रवाई को न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना है। प्रक्रिया संबंधित कार्यों में अधिकारी सदस्य अदालत से मुक्त रहे। केवल प्रक्रिया की अनियमितता पर लागू, मौलिक अधिकार या संवैधानिक मुद्दों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी अनुच्छेद के तहत संसद किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है? इस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 230 के तहत कही जा रही है कि संसद किसी उच्च न्यायालय की जो अधिकार क्षेत्र है उसको केंद्र शासित प्रदेश तक जो है बढ़ा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोलकाता का अंडमान निकोबार पर होता है
है ना, कार्य होता है। इसी तरीके से देखा जाए तो केरल का, है ना, आपका कहाँ पर होता है, लक्षद्वीप पर होता है। तो इस तरीके से किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज में जो है आपका संसद जो है आर्टिकल 230 के तहत बढ़ा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कथनों पर विस्तार से विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कहा जा रहा है विचार करें, चलिए कर लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल बात ठीक है। राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है, भाई ये भी बात ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु अनुच्छेद 219 के तहत निर्धारित है। तो 219 में शपथ के बारे में बताया गया है, सेवानिवृत्ति के बारे में नहीं बताया गया है, शपथ के बारे में जो है आपकी बात की गई है, शपथ प्रतिज्ञान के बारे में। तो यहां पर आपका ये तो नहीं आएगा, जबकि सेवानिवृत्ति की बात है 217 में, 200 आपके 17 के क्लोज वन के तहत की गई है। तो ऑप्शन तीसरा वाला ऑप्शन गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर केवल सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि जब कोई उच्च न्यायालय किसी विशेष अनुच्छेद के तहत प्रमाणित करता है कि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस अनुच्छेद की पहचान इससे की जाएगी आर्टिकल 132। क्या है, आर्टिकल 132। अनुच्छेद 132 जो होता है सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति देता है। पहले तो ये समझो, जब उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न का उठाता है, तब वह आर्टिकल 132 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 131 में अगर बात करें तो क्या है, राज्य और केंद्र के बीच में विवादों को सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 134 की एक ही बात करें तो नागरिक मामलों में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील है। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण है। तो आपके चारों मैंने आपको बता दिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों का निम्नलिखित अनुच्छेदों का उच्च न्यायालयों से संबंधित उनके प्रावधानों में मिलान का बताइए कौन सा सही है। तो यहां पर अगर मिलान की जाएगा, अनुच्छेद 214 क्या कहता है, अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में, तो हम यहां पर चौथे से लिख देते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 219 क्या कहता है, अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, तो हम यहां पर सही मिला देते हैं दूसरे से ही। अनुच्छेद 225 क्या कहता है, मौजूदा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, तो हम तीसरे से मिला देते हैं। और अनुच्छेद 228 कहता है अधीनस्थ न्यायालयों से कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का, तो पहले से। तो ए वाला आपके चौथे से मिला देना, डी वाला आपका पहले से मिला देना, बाकी बी और सी आपके सही मिले हुए हैं। तो इस तरीके से याद कर लो। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल को पंचायती राज संस्थाओं की संरचना का निर्धारण करने का अधिकार देता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो मध्य प्रदेश में राज्य विधानमंडल को पंचायती राज संस्थाओं की संरचना निर्धारित करने का अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 243C है। क्या है, 243C है। अब आपको पता होगा 243C में कही जा रही है कि पंचायती राज संस्थाओं की संरचना को निर्धारण जो है कर सकता है ना। अब ग्राम सभा के बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है, ग्राम सभा के बारे में जो है आपका कौन सा आर्टिकल कहता है, 243A कहता है। 243G क्या कहता है, 243G कहता है पंचायतों की शक्तियों के बारे में, पंचायतों की शक्ति के बारे में बात करता है। 243H कहता है पंचायतों की कर शक्ति के बारे में, पंचायतों की कर शक्ति के बारे में। तो अलग अलग आर्टिकल पंचायती राज संस्था से अलग अलग बारे में जो है बात करते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्था का कौन सा स्तर अपने अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा पंचायती राज संस्था का कौन सा स्तर है जो अपने अध्यक्ष का प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट चुनाव जो है नहीं करता है। आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, एक तो जनपद पंचायत भी है और दूसरा आपका जिला पंचायत भी है जो कि डायरेक्ट चुनाव जो है नहीं होते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि ग्राम पंचायत में जो है आपके डायरेक्ट चुनाव होते हैं, तो बी और सी यहाँ पर जो है आपका डायरेक्ट चुनाव नहीं होते हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण इस आधार पर निर्धारित है, किस आधार पर, किस आधार पर, जिले में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के आधार पर। ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन सही है। जो अनुसूचित जनजाति वाले आरक्षण होते हैं वो जिले में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर जो है निर्धारित किए जाते हैं। चलिए
इस समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था से अशोक मेहता समिति का संबंध है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, GVK राव समिति का है। दिनेश गोस्वामी समिति की बात की है, ये आपकी दिनेश गोस्वामी संबंधी जो है निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित है, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित है। ये आपकी पंचायती राज से संबंधित जो है नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन रहेगा कि पंचायती राज से अशोक मेहता, बलवंत राय और GVK राव समिति संबंधित है। अब बलवंत राय अगर समिति की बात की जाए तो 1957 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति की अगर बात करें तो 1977 में गठित की गई थी, और GVK राव समिति की बात की तो 1985 में गठन जो है किया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायती राज वित्त का लेखा परीक्षण करने की शक्ति किसके पास है? तो आप कहेंगे राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के पास जो होती है वो आपके पंचायती राज का वित्त लेखा परीक्षण की शक्ति होती है। तो राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पहल ने सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2012 को जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जो है आपका किसने जीता है? लोक सेवा गारंटी अधिनियम। किसने जीता है? लोक सेवा गारंटी अधिनियम के द्वारा जो है जीता गया था 2012 में। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर अधिसूचित सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर किसी लोक सेवक पर अधिकतम जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? 5,000 का। कितना? 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर प्रतिदिन 250 रुपए से लेकर 5,000 तक का जुर्माने को यहाँ पर वसूला जा सकता है। अब बात की जाए लोक सेवा गारंटी अधिनियम की, तो प्रभावशील कब हुआ था? 25 सितंबर 2010 को। 25 सितंबर 2010 को यह प्रभाव में आया था। अधिसूचित सेवाओं की बात की तो इसमें 748 अधिसूचित सेवाएं हैं। ऑनलाइन सेवाओं की अगर बात की जाए, ऑनलाइन सेवाओं की, तो 342 इसमें ऑनलाइन सेवाओं को रखा गया है। बात किया है मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना दोहराव को कम करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए नागरिक डेटाबेस को एकीकृत करती है? तो ई गवर्नेंस परियोजना दोहराव को कम करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए नागरिक डेटाबेस को एकीकृत करती है समग्र पोर्टल। कौन सा है? समग्र पोर्टल। इतना याद रखो, इतना काफी है, समग्र पोर्टल। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा प्रदान करना। क्या है? तीर्थ दर्शन योजना का है कि जो बूढ़े नागरिक होते हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु के जो नागरिक होते हैं, उनको निःशुल्क रूप से तीर्थ यात्रा प्रदान करना मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य है। बहुत अच्छा उद्देश्य है, इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 भारत में अपनी तरह का पहला अधिनियम था। मध्य प्रदेश से प्रेरित होकर बाद में किस राज्य ने इस तरह का कानून बनाया? तो मध्य प्रदेश तो पहला राज्य हो गया। मध्य प्रदेश जो है लोक सेवा गारंटी अधिनियम वाला पहला राज्य हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश को देखते देखते जो है मोटिवेशन हुआ बिहार राज्य। कौन सा हुआ? बिहार राज्य हुआ, और बिहार राज्य जो है सेकंड नंबर पर है इसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाने में। तो ध्यान रखिएगा आपके बिहार राज्य, हालांकि अन्य राज्यों में भी लागू है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं केरल में। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पहल के तहत लंबित शिकायतों को कार्रवाई के लिए किस स्तर पर पहुंचाया जाता है? तो आप कहेंगे किस स्तर पर? मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर जो है पहुंचाया जाता है। तो 181 आपकी सीएम हेल्पलाइन नंबर है। 31 जुलाई 2014 से एक लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। सुशासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, और ये जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत इसके कार्य जो आपकी शिकायतें होती है उसको जो है पहुंचाया जाता है। बात की जाए मध्य प्रदेश साइबर तहसील योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? यह तहसील कार्यालय जाए बिना संपत्ति अभिलेखों का ऑनलाइन नामांतरण की सुविधा देता है। करेक्ट है। राज्यव्यापी शुरुआत से पहले इंदौर संभाग में एक पायलट परियोजना के रूप में कार्य किया गया था, ये भी ठीक है। यह भूमि अभिलेखों के सत्यापन के लिए मध्य प्रदेश भूलेख RCMS के साथ इंटीग्रेटेड है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा डी रहेगा कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मध्य प्रदेश में RCMS क्या है? RCMS का मुख्यतः निम्न में से किस लिए उपयोग किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में RCMS की बात की जा रही है, उपयोग जो है मुख्यतः किस प्रकार के लिए किया जाता है? तो रेवेन्यू राजस्व न्यायालयों के मामलों का नामांतरण आवेदन का डिजिटल प्रबंधन के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो कहेंगे मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई गवर्नेंस पहल है। क्या पहल है? जिसमें राजस्व न्यायालय के मामले और नामांकन आवेदन होते हैं उसको डिजिटल मैनेजमेंट की जा सके, इसलिए RCMS पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है। RCMS का फुल फॉर्म है रेवेन्यू कैश मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में CM डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? प्रमुख योजनाओं की वास्तविक समय की निगरानी करना इसका उद्देश्य है।
लोकायुक्त अधिनियम की शिकायत, तो लोकायुक्त अधिनियम तो सीएम हेल्पलाइन में आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। विभागीय प्रदर्शन रैंकिंग करना, डेटा आधारित नीति का निर्माण करना। तो ए, सी और डी आपके सीएम हेल्पलाइन के तहत जो है रखे जाते हैं, जबकि बी ऑप्शन इसमें गलत है। बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन कर लेते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के अंतर्गत सुशासन एक प्रमुख पहल है। तो ई गवर्नेंस क्या है? एक गुड गवर्नेंस जो है एक बहुत बढ़िया पहल है, बिल्कुल बात ठीक बात है। मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन नंबर 21 जुलाई 2014 से संपन्न हुई थी। अभी मैंने बताया था आपको 21 नहीं बल्कि 31 जुलाई 2014 से शुरुआत हुआ था। तो 181 आपका सीएम हेल्पलाइन नंबर है, तो केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत था। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू कब हुआ? तो पहले बता चुका हूं, 25 सितंबर 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की पहल 2025 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? मध्य प्रदेश की किस पहल ने 2025 में आपकी नेशनल ई गवर्नेंस के लिए गोल्ड अवार्ड 2025 जो है जीता है? आपका रहेगा संपदा 2.0। क्या है? मध्य प्रदेश का वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया है, गोल्ड अवार्ड को प्राप्त किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है ना। तो ऑप्शन जो है बी वाला तो गलत हो गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान 243 के में है, 243 के में है, ये भी ठीक है। ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही रहेगा, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है और ये संवैधानिक आधार है, याद रखिएगा ये चीज की भी, ठीक है। तो राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति के द्वारा की जाती है। पद ग्रहण करने से पूर्व भी उन्हें शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय नहीं आएगा, राज्यपाल कहेंगे, राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम का अधिनियम जो है वर्ष क्या है? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के वर्ष की बात की जा रही है, 1962 है ना। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 है। जनसंख्या के अनुसार सही पंचायत को मिलान करें। अब जनसंख्या के अनुसार सही पंचायत का मिलान करना है, कैसे करें? ग्राम पंचायत में क्या आएगा? 1000 जनसंख्या, जनपद पंचायत में 5000 जनसंख्या और जिला पंचायत में 50,000 जनसंख्या। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें ग्राम पंचायत में 1000 जनसंख्या, जनपद पंचायत में 5000 जनसंख्या, जिला पंचायत में 50,000 जनसंख्या को शामिल किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस दिनांक को विकास दिवस आयोजित किया जाता है? तो विकास दिवस मध्य प्रदेश में किस तारीख को मनाया जाता है? आप बोलेंगे 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विकास दिवस जो है मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर और भी दिवसों की, जैसे विकास दिवस 6 अप्रैल को हो गया है, अप्रैल को विकास दिवस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, एमपी की अगर हम बात की जाए स्थापना दिवस, स्थापना दिवस की बात की तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। बात की जाए नगरीय निकाय दिवस, नगरीय निकाय दिवस की बात की जाए तो हम 2 नवंबर को मनाते हैं। बात किया लोक सेवा गारंटी दिवस, लोक सेवा गारंटी दिवस तो आपका कब मनाते हैं? 25 सितंबर को मनाते हैं। बेटी बचाओ दिवस, बेटी बचाओ दिवस आपके 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये आपके थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम, यंत्रदूत ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम के नाम से बात की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से मशीनीकृत जो गांव होते हैं उनको यंत्रदूत ग्राम के नाम से जाने जाते हैं, है ना। यंत्रदूत भाई पूर्ण रूप से जो मशीनीकृत गांव हो जाएंगे उनको हम यंत्रदूत जो है बोल देते हैं। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की स्वामित्व योजना कौन सी है? मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए सही ऑप्शन की बात की जाए, यह योजना अप्रैल 2020 में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत की गई है, करेक्ट है। यह एक ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों का उपयोग करके संपत्ति कार्ड बनाकर ग्रामीण आवासीय संपत्तियों को कानूनी स्वामित्व प्रदान करता है, ये भी ठीक है। कुछ अन्य राज्यों ने इसका पायलट चरण समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश को योजना के दूसरे चरण में नहीं, ये तो गलत है। योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण भूमि धारकों को ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाना है, ये भी ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी कब बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी के रूप में बात की जा रही है, 1996 में बनाया गया था। 1996 में जो है बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट है।
तो आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, एमपी के पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपोर्टेंट थे। अब 51 से इसके आगे के अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप क्या करोगे, हमारे यूपीएससी नेट ऐप जो आ चुका है इसको डाउनलोड करके जो है आप पूरी वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से उसको एक्सेस करके देख भी पाओगे। तो आज के लिए धन्यवाद।